हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक और टॉपिक लाया हूं, जो कि है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूगो ग्रोटियस। जैसा कि हम लोग अगर समझें तो ये जो ह्यूगो ग्रोटियस हैं, ह्यूगो ग्रोटियस, इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को पढ़ने के लिए आपको ग्रोटियस को पढ़ना ज़रूरी है। हम लोग देखेंगे कि ग्रोटियस का क्या योगदान रहा, जिसके वजह से इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोला गया। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप किस कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, किस कॉलेज से ये वीडियो देख रहे हो उसको कमेंट कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले, भूमिका बिना समय ये किए हुए। इंट्रोडक्शन में बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए, ये आपके ग्रोटियस है, ह्यूगो ग्रोटियस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म जो है वो आपका 10 अप्रैल 1583 को हुआ था। डेल्फ्ट नामक एक जगह है हॉलैंड में। हॉलैंड में एक डेल्फ्ट नामक जगह है, वहाँ पर 10 अप्रैल 1583 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 28 अगस्त 1645 को रॉयस्टॉक जर्मनी में हुआ था। ये बॉर्न एंड डेथ जो है सो याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या कहते हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, हॉलैंड और जर्मनी। ठीक है, और इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ये दोनों याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगर गूगल हिंदी से टाइपिंग करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स रहते हैं, तो मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग लिखते जाइए या पढ़ते जाइए। ह्यूगो ग्रोटियस के पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास अनिश्चितता में हुआ था। ग्रोटियस ने ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाया। इसके पहले रोम ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में अधिक योगदान दिया था। रोमन साम्राज्य ने प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये जरूर दिमाग में रखिएगा, रोमन जो साम्राज्य था वो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जहाँ यूनिवर्सल आ गई बात, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात आ गई। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात आ गई, यूनिवर्सल को जन्म दिया। रोमन कानूनी पद्धति ने बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून के विचार को प्रेरणा दी। ठीक है, यही यूनिवर्सल ब्रदरहुड था कि हम लोग पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को भाई की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, ब्रदरहुड रहेगा, भाई की तरह ट्रीट करेंगे। और यही जो है सो वो प्रेरणा स्रोत रहा अंतर्राष्ट्रीय कानून का आगे चल के। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद का युग डार्क एज कहलाता है, या मध्य युग था, जब पोप एवं शासक के बीच प्रधानता को लेकर संघर्ष चल रहा था। दोनों धार्मिक प्रधान और राजनीतिक प्रधान के रूप में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि एक था पोप। पोप क्या होता है, एक धर्म का गुरु, और एक होता है राजा। ठीक है, जिसको हम लोग शासक बोलते हैं, जिसको हम लोग शासक बोलते हैं या राजा बोलते हैं। ठीक है, राजा बोलते हैं। दोनों क्या कहते हैं, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो गया, और दोनों चाहता था, पोप चाहता था कि हम धर्म को भी कंट्रोल करें और राजनीति को भी कंट्रोल करें पूरे तरीके से, और ये जो शासक था ये चाहता था कि हम राजनीति को तो कंट्रोल कर ही रहे हैं, साथ में पोप को भी कंट्रोल करें, कि इसके वजह से एक मेरे कंट्रोल में रहेगा तो जितने भी धार्मिक चीज़ हैं वो मेरे कंट्रोल में रहेंगे। तो दोनों ये चाहते थे कि दोनों क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखें। ठीक है, पोप ने लॉ ऑफ रिलीजन का विकास किया। पोप जो था वो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिलीजन का विकास किया। इस तरह मध्य युग में अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से
अभिव्यक्त किए गए विचारों का दृष्टिकोण मूलतः धार्मिक रहा। ठीक है, हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट भयावह रूप जो है वो आपका मेनली रिलीजन की वजह से होते हैं। ठीक है, रिलीजन में जरा सा भेदभाव होगा, ऊपर नीचे होगा, समाज में थोड़ा सा भी डिस्क्रिमिनेशन अगर आपको मिलेगा तो ऑन डैट केस आपके अंदर एक अलग सी भावना डेवलप करेगी और आप जो है एक विद्रोही के रूप में अपने विचारों को प्रकट करोगे। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करो। बहुत डीप वर्ड बोला हूँ। राइज ऑफ ग्रोटियस, ग्रोटियस का उदय देखते हैं अब हम लोग। किसी भी क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन आपको क्या कहते हैं, एक अलग भावना देती है। इसी समय 16वीं शताब्दी में ग्रोटियस का उद्भव हुआ। ग्रोटियस का जन्म हॉलैंड के डेल्फ्ट शहर में 10 अप्रैल 1583 में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में उसने डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि ली। मध्य युग में यूरोप संक्रमण काल से गुजर रहा था। राज्य के अधिकार एवं कर्तव्य के लिए कोई सम्मान नहीं रह गया था। मतलब वहाँ के लोग जो थे वो राज्य के लिए कोई कर्तव्य नहीं था उनका। अनप्रिंसिपल्ड वार हुआ करते थे। मतलब अनप्रिंसिपल्ड वार मतलब जिसमें कि कोई भी जो है वो किसी तरीके का सिद्धांत ना हो, किसी तरीके का कोई नियम ना हो, किसी तरीके का कोई कानून ना हो, मतलब किसी तरीके का कुछ नहीं हो, बस छोटी छोटी बातों पर वार हो जाया करते थे। ठीक है, लॉलेसनेस की स्थिति थी। लॉलेसनेस मतलब कि लॉ की कमी, कानून की कमी थी, कानून थी ही नहीं। ऐसी ही समय में ग्रोटियस आए। इसी कारणवश उन्हें प्रोडक्ट ऑफ लॉलेसनेस कहा जाता है। ये जो पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ लॉलेसनेस, इसको दिमाग में रखिएगा। किसे कहा जाता है? हीगो ग्रोटियस को। ठीक है, हीगो ग्रोटियस को बहुत बार यूजीसी और यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं। यद्यपि ग्रोटियस के पूर्व दो विधिवेत्ता बाल्थाजर अयाला 1582 में तथा अल्बेरिको जेंटाइली ने 1598 में कहा था कि लड़ाई का एक नियम होता है जिसका आधार प्राकृतिक उक्ति है। इसके बाद ही ग्रोटियस ने 1625 में अपनी पुस्तक ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस, जिसको कहा जाता है डी ज्यूरे बेली एस पैसिस, लिखा। ये पुस्तक को दिमाग में रखिएगा, ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और इसका ये भी याद रखिएगा, डी ज्यूरे बेली एस पैसिस। ठीक है, ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसके पूर्व उन्होंने ऑन द लॉ ऑफ स्पॉइल्स नामक पुस्तक भी लिखी। उनके इन रचनाओं या उस समय की परिस्थिति का विशेष प्रभाव पड़ा। उस समय यूरोप में अनेक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। नवोदित राष्ट्रों की बाढ़ सी आ गई। इन राष्ट्रों के आपसी पारस्परिक हितों एवं उद्देश्यों ने उन्हें राष्ट्रों के समाज में संगठित होने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, ऐसे समय में ग्रोटियस की रचना अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन गई। यही कारण है कि प्रोफेसर ओपेनहाइम जैसे विधि शास्त्री ने उन्हें फादर ऑफ द लॉ ऑफ नेशंस कहा। ग्रोटियस की उस रचना ने ही सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय विधि को साइंस ऑफ लॉ की एक अलग शाखा के रूप में प्रतिष्ठित किया। दो बार तीन बार वीडियोस देखना, दो बार तीन बार पढ़ लेना, दिमाग में आ जाएगा। ग्रोटियस के समय तक अंतर्राष्ट्रीय कानून एक आवश्यकता बन चुकी थी। उसने व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अपने ग्रंथ की रचना की। युद्ध के कानूनों के विषय में आप किस कॉलेज से देख रहे हो ये वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, फीडबैक जरूर लिखना। उसने इसलिए लिखा क्योंकि उस समय यूरोप में युद्ध छेड़ने पर कोई रोक नहीं था। छोटी छोटी बातों पर युद्ध छिड़ जाया करता था, जैसा कि मैंने बताया अभी। और एक बार हथियार उठ जाने पर मानवीय और दैवी
कानूनों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता था। मतलब उसके बाद आपका धार्मिक आधार पर कुछ भी बोल लिया जाए, कोई नहीं, कुछ भी नहीं सुनता था, क्योंकि पहले जो थे वो धार्मिक आधार पर ही सारे कुछ नियंत्रित होते थे हर किसी के। संपूर्ण यूरोप में अव्यवस्था एवं अशांति का वातावरण था। कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट के बीच 30 वर्षों से युद्ध चल रहा था। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्या होते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों जो है वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ठीक है। कैथोलिक का जो प्रधान होता है वो पोप होता है, और प्रोटेस्टेंट जो है वो पोप के अंडर नहीं आता है, ठीक है, पोप के अंडर नहीं आता है। और ये जो कैथोलिक होते हैं ये पोप के अंदर, जैसे इस्लाम में आपका शिया एंड सुन्नी है, उसी तरीके से, ठीक है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से जो भी दृष्टिकोण प्रकट किए गए थे उनका आधार धार्मिक था, लेकिन 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से आधुनिक युग का आरंभ हो चुका था। धर्म सुधार आंदोलन एवं पूर्ण जागृति के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार एवं मान्यताएं ही बदल गईं। पोप की सार्वभौम धार्मिक सत्ता का अंत हुआ था एवं विभिन्न राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना का व्यापक प्रसार हुआ। राष्ट्रीयता की भावना के प्रबल होने से अंतर्राष्ट्रीय कानून की विभिन्न समस्याओं का जन्म हुआ। जब नेशनलिटीज़ जन्म होगा, राष्ट्रीयता मतलब आप जिस भूमि पर रह रहे हो आप मानोगे ये सर्वश्रेष्ठ है, तो ऑन डैट केस अगले से आप जो है सो युद्ध करना चाहोगे, अगले के लिए आपके मन में घृणा पैदा होगा, द्वेष होगा, तो ऑन डैट केस जो है सो युद्ध की संभावना बनेगी। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होना बहुत ज़रूरी है। जब से राष्ट्रीयता की भावना आई है, नेशनलिटी की भावना आई है लोगों में, तब से जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून चाहिए, जिस पर बल्थजेर अयाली और अल्बेरिको जेंटाइली ने तथा बाद में ग्रोटियस ने 1625 में लिखकर अंतर्राष्ट्रीय कानून को व्यवस्थित रूप प्रदान करने की कोशिश की, क्योंकि राज्यों के आपसी व्यवहार के लिए कुछ नियमों का निर्धारण आवश्यक हो गया था, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें बल्थजेर अयाला का, तो ये एक मिलिट्री जज थे, ठीक है, ये एक जो थे वो मिलिट्री जज थे नीदरलैंड के। और ये जो अल्बेरिको जेंटाइली हैं, इनको हम लोग जानते हैं इनके कंट्रीब्यूशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में, ह्यूमन राइट्स में और वार में, ठीक है, इस चीज़ में कंट्रीब्यूशन के लिए हम लोग अल्बेरिको जेंटाइली को जानते हैं। नेक्स्ट 2-3 बार वीडियोस देख लेना बढ़िया से, चैनल को सपोर्ट करो। अगर कुछ बेनिफिट मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ह्यूगो ग्रोटियस के पहले यह विचार मुख्य रूप से प्रचलित था कि पॉजिटिव लॉ, जिसका विकास परंपराओं एवं राज्य विधायन से हुआ है, के ऊपर एक अन्य नियम का भी विकास हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव लॉ क्या होता है? पॉजिटिव लॉ वो होता है जो आपका दो समाज या सामाजिक परिस्थिति में जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, परंपराएं चलती आ रही है, रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, उसी चीज़ को जो है वो स्टेट एक कानून के रूप में परिभाषित कर दे, ठीक है, स्टेट कानून के रूप में परिभाषित कर दे, जिसकी जड़ें ह्यूमन रीजन में है। इसे ही लॉ ऑफ नेचर या नेचुरल लॉ कहा गया, जो सबके लिए हो। नेचुरल लॉ मतलब क्या होता है? नेचुरल लॉ मतलब जो हर पीपुल के लिए हो, हर पीपुल के लिए हो। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले के लिए नेचुरल लॉ अलग है, इंडिया में रहने वाले के लिए नेचुरल लॉ अलग है। नहीं, नेचुरल लॉ सबके लिए एक है, जो पूरे विश्व के लिए एक है नेचुरल लॉ। ग्रोटियस ने लॉ ऑफ नेचर के जिस सिस्टम का विकास किया, उस कारण ही प्रोफेसर ओपेनहाइम ने पोलक को कोट करते हुए कहा, द लॉ ऑफ नेशंस बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड गेन्ड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस, so that Grotius appeared to be the father of the law of nature as well as the father of the law of nations, ठीक है। ग्रोटियस के अनुसार
भी विभिन्न समुदायों के आपसी व्यवहार को प्राकृतिक कानून द्वारा नियमित किया जाता है। उसने कहा कि प्राकृतिक कानून मनुष्य के सद्बुद्धि द्वारा दिया गया आदेश है। यदि यह मनुष्य का की बौद्धिक प्रकृति के अनुकूल है तो सही है, और यदि प्रतिकूल है तो गलत है। उसने माना कि विश्व के सभी देशों के निवासियों की प्रकृति एक जैसी ही होती है, और इसी कारणवश वे सभी प्राकृतिक नियमों के आदेशों का पालन करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने समझाया कि नेचुरल लॉ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले, ब्रिटेन में रहने वाले सबके लिए एक है। ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। ग्रोटियस ने नेचुरल लॉ के अतिरिक्त राज्यों की इच्छा पर आधारित कानून को भी स्वीकार किया है। इसका आधार विभिन्न राष्ट्रों द्वारा परस्पर संधियों और समझौते के पालन के लिए स्पष्ट रूप से दी गई सहमति अथवा रीति रिवाजों परंपराओं के रूप में अस्पष्ट रूप से दी गई स्वतंत्र सहमति होती है। ठीक है, राष्ट्रों के लॉ पर भी इन्होंने काम किया। नेचुरल लॉ को तो इन्होंने माना ही माना, लास्ट में जो है राज्यों की इच्छा पर आधारित भी कानून को इसने माना, क्योंकि एक राष्ट्र रह रहा है, मान लीजिए रह रहा है यहाँ। ठीक है, इसके अगल बगल भी राष्ट्र हैं, तो ये क्वेश्चन किसी इनसे समझौता किए हुए हैं, इनसे संधि किए हुए, इनसे समझौता किए हुए, इनसे संधि किया हुआ है, तो उन संधियों को अपने देश पर भी तो लागू करेगा। तो उस आधार पर जो है यहाँ पर कानून बनाएगा अपने देश में। ठीक है, क्योंकि हर राष्ट्र की जो आवश्यकता है वो अलग होती है, हर राष्ट्र की आवश्यकता अलग होती है। सभी राष्ट्रों की आवश्यकता जो है वो एक नहीं हो सकती। फॉर एन एग्जाम्पल, नेपाल जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है और चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सी है या बाई वाटर है। ठीक है, और वाटर वहाँ से टच ही नहीं करती है, तो ऑन डैट केस उसको क्या कहते हैं, संधि के माध्यम से या तो भारत या तो चाइना किसी से तो संधि करके उसको क्या कहते हैं प्रोडक्ट बनवाना होगा बाई रोड, तो वो क्या कहते हैं भारत पर डिपेंड है। तो उसकी जो है सो राष्ट्र की जो नीति है वो अलग होगी। ठीक है, इस कानून को ग्रोटियस ने जस जेंटम का नाम दिया। जस जेंटम की प्रकृति पर विचार करते हुए ग्रोटियस ने कहा कि उन नियमों का संग्रह जो लोगों द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, जस जेंटम जो है वो नियम है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार ग्रोटियस ने दो प्रकार के नियमों का उल्लेख किया, जिसमें परंपरागत नियमों के संग्रह को उसने जस जेंटम कहा और प्राकृतिक कानून को उसने जस नेचुरले नाम दिया। ठीक है, जो प्राकृतिक कानून है उसको जस नेचुरले कहा, और जो परंपराओं पे के आधार पर है, रीति रिवाजों के आधार पर है, जो मानवीय आवश्यकताओं को, रीति रिवाज और परंपराएं क्या है। ठीक है, रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो रीति रिवाज और परंपराएं क्या है, बेसिकली ये वही है कि मानवीय आवश्यकताएं पूरा करने के लिए। रीति रिवाज और जो आपका परंपराएं हैं वो मेनली मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए। ठीक है, तो वो उसको हम लोग परंपरागत नियमों का एक संग्रह कह सकते हैं। ठीक है, उसी को मैंने लिखा है यहाँ शब्दों में। आई होप वर्ड समझ में आ रहा हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो। 2-3 बार वीडियो देखना है एग्जामिनेशन से पहले, लिख लोगे आराम से, कोई टफ नहीं है। ग्रोटियस ने ऐसा माना कि जस जेंटम यदि सद्बुद्धि के अनुकूल है तो वह जस नेचुरला का अंग बन जाता है, और दोनों के विरोध की स्थिति में प्राकृतिक कानून को ही प्रमाणिक मानना चाहिए। ठीक है, जैसे जस जेंटम जो है वो रीति रिवाज और परंपराओं पर आधारित है, तो वो हो सकता है ये लैंड टू लैंड डिफ़र करे, स्टेट टू स्टेट डिफ़र करे। ठीक है, एक राज्य में जो परंपराएं, जो रीति रिवाजें हैं वो नहीं भी फॉलो हो सकती हैं। ठीक है, ऑन डैट केस अगर जो है ये जो रीति रिवाज है, ये जो परंपराएं हैं, अगर इसका संबंध, ठीक है,
इसका संबंध मानव की सद्बुद्धि से है, यानी कि यूनिवर्सैलिटी से है, तो ये नेचुरला का अंग बन सकता है। ठीक है, मतलब प्राकृतिक कानून का अंग बन सकता है अगर एक राज्य वही रीति रिवाज, वही परंपराओं को अदर स्टेट में भी फॉलो कर रहे हैं, यूनिवर्सली जो सेम हो, तो वो नेचुरली का अंग बन सकता है। लेकिन अगर उन दोनों में फ़र्क है, ठीक है, जस जेंटम और नेचुरला में अगर फ़र्क है, तो ऑन दैट केस आपका जो नेचुरल राइट्स होंगे वही प्रमाणिक मानने चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो क्या कहते हैं, उस देश की परिस्थिति और उसके सामाजिक आधार के आधार पर वो जो है सो रीति रिवाज, वो जो परंपराएं हैं वो सही हो, लेकिन जब हम एज अ होल क्या कहते हैं देखते हैं पृथ्वी को, तो हो सकता है वो जो है सो प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं हो। ठीक है, पर ग्रोटियस कानून के इन दो रूपों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींच सके। उसके बाद के विचारकों ने उस विभाजन की व्याख्या की, जिसके परिणाम स्वरूप 16वीं-17वीं शताब्दी में कानून के 3 संप्रदायों का जन्म हुआ। एक है आपका नेचुरलिस्ट, जो प्रकृतिवादी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, प्रकृतिवादी जो यूनिवर्सल है, ठीक है, जो लैंड बाउंड्रीज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। एक है आपका पॉजिटिविस्ट, पॉजिटिविस्ट मतलब प्रत्यक्षवादी, जो प्रत्यक्ष है उसी को वो सही मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रोटियंस, जो ग्रोटियस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, ग्रोटियस व्यूज ऑन इंटरनेशनल लॉ। ग्रोटियस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के विभिन्न पक्षों पर विचार करके अपने मत प्रकट किए हैं। उसने अपने ग्रंथ की रचना व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए की थी। उसने अपनी गहरी दृष्टि और अतीत से लिए गए उदाहरणों द्वारा युद्ध काल में उदारता लाने का तर्क दिया। हारे हुए राष्ट्र के स्तर, भाग्य तथा संपत्ति के विनाश पर भी उसने विचार किया। युद्ध की भयानकता को कम करने के लिए ग्रोटियस ने जो सुझाव दिया है, उन्हें वह युद्ध एवं शांति के नियमों का बाध्यकारी भाग नहीं मानता। उसने आरंभ में यह कहा था कि शत्रु की संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, परंतु बाद में उसने कहा कि सिर्फ ऐसी संपत्ति ही जब्त की जानी चाहिए जिन्हें जब्त करना सुरक्षा के हित में हो। ठीक है, अभी तक अगर आपने जो है सो कॉन्ट्राबैंड और ब्लॉकेड ये वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, इसमें इस विषय पे बहुत सारी बातों को मैंने बताया है। 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। उसने वस्तुओं को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया। पहली तो वे वस्तुएं जिनका प्रयोग युद्ध में होता है, जैसे अस्त्र शस्त्र, हथियार, बंदूक। दूसरी वे वस्तुएं जो युद्ध एवं शांति दोनों ही समय में प्रयोग में आती हैं, जैसे अनाज, खाने पीने की अन्य वस्तुएं। तथा तीसरी वे जो युद्ध के लिए बिल्कुल ही अनुपयोगी हो, जैसे श्रृंगार के सामान आदि। इनमें प्रथम श्रेणी की वस्तुओं को शत्रु के पास भेजे जाने की स्थिति में पकड़ा जा सकता है। दूसरी कोटि की वस्तुओं को पकड़ा जाना परिस्थिति विशेष पर निर्भर होगा, तथा तीसरी कोटि की वस्तुओं को किसी स्थिति में नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है ब्लॉकेड और कॉन्ट्राबैंड का, तो इसको देख लीजिए, ये सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बेनिफिट लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। ग्रोटियस की रचनाओं में अनेक विषयों पर नए और मौलिक विचार मिलते हैं। उदाहरण के लिए तटस्थता, समुद्र की स्वतंत्रता और कूटनीतिक व्यवहार का नाम लिया जा सकता है। ग्रोटियस ने न्यूट्रल स्टेट के कानूनी स्तर अधिकारों का उल्लेख किया। उसने तटस्थता की अवस्था के विषय में यह कहा कि यह सिर्फ वह अवस्था नहीं है जिसमें एक राज्य अपने आप को पृथक रखता है। वास्तव में तटस्थ राज्य अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमी और मिलिट्री इंटीग्रिटी को बनाए रखते हैं। तटस्थ राज्य किन्हें कहा जाता है? तटस्थ राज्य मतलब न्यूट्रल स्टेट, कि अगर दो पक्ष लड़ रहे हैं
तो एक राष्ट्र जो है वो न्यूट्रल काम कर रहा है, न्यूट्रल काम कर रहा है। और न्यूट्रल स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों को क्या कहते हैं, दोनों लड़ रहे हैं तो आप अलग रहिए, ठीक है, आप अलग हैं, ठीक है, आप अलग है, ठीक है, लेकिन आप अलग रह करके ये ज़रूर बताइए कि ये गलत है कि ये गलत है। ये बोलने में न्यूट्रल स्टेट को किसी भी तरीके का कोई भी ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके का संशय नहीं होना चाहिए कि हम नहीं बता सकते हैं कि क्या कहते हैं, कौन गलत है या ये गलत है या ये गलत है, ठीक है। जब तक महायुद्ध, महासमुद्रों अथवा ओपन स्काई का संबंध है, उनके बारे में ग्रोटियस प्रथम लेखक था जिसने विश्व के समुद्रों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, ठीक है। सी वारफेयर और आपका एरियल वारफेयर दोनों क्या कहते हैं डाले हुए हैं। ट्रीटीज पर विचार करते हुए ग्रोटियस ने इन्हें साधारण समझौते से भिन्न बताया। उसके अनुसार संधियां न सिर्फ कर्ता पर लागू होगी वरन उसके उत्तराधिकारियों पर भी लागू होगी, ठीक है, जो उसका उत्तराधिकारी होगा उस पर भी लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो क्या कहते हैं कर दिया है संधि, जो कर दिया है संधि वही लागू होगा। अब जैसे जो ज़मीन का फैसला होता है वो मान लीजिए आपके बाप के द्वारा क्या कहते हैं कर लिया गया, उसके द्वारा, पड़ोसी के द्वारा, तो ऐसा नहीं होगा कि बाद में क्या कहते हैं बाप के बाद उसका नहीं होगा, ठीक है, उसके बाद जो है सो वो बाप का जो बेटा होगा उस पर भी वो लागू हो जाएगा, तो उसके उत्तराधिकारी पर भी लागू होगा। यद्यपि उसने अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पवित्रता में विश्वास किया है, परंतु वह इस पुराने विचार को अस्वीकार नहीं कर सका कि परिस्थितियों के बदलने पर संधियों को अस्वीकार किया जा सकता है। उसने कहा कि जो संधियां जिस परिस्थिति में की जाए वह उन्हीं परिस्थितियों में लागू होनी चाहिए, ठीक है। अगर परिस्थिति चेंज हो जाएगी तो वो संधि जो है वो निष्क्रिय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूगो ग्रोटियस इन डिप्लोमेटिक फील्ड, मतलब जिस परिस्थिति में आप संधि कर रहे हो उसी परिस्थिति में उसको कागजात में लागू करो। अगर वो लागू नहीं हुआ और परिस्थिति अगले क्षण चेंज हो गई तो फिर पूरा का पूरा संधि फिर से करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिप्लोमेटिक फील्ड में देखते हैं। तो डिप्लोमेटिक फील्ड में अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ डिप्लोमेटिक इनवॉइस नहीं देखा है वीडियो, तो वहाँ देख लीजिए, वहाँ पर क्या कहते हैं पूरा का पूरा कंसेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया है। ग्रोटियस का महत्वपूर्ण योगदान डिप्लोमेटिक क्षेत्र में भी है। उसका विचार था कि राजदूत को जिस देश में राजदूत की हैसियत से भेजा गया हो वहाँ के कानूनी क्षेत्राधिकार से उसे बाहर माना जाना चाहिए। अपनी मान्यता को स्पष्ट करने के लिए उसने कूटनीतिक प्रतिनिधियों के विशेष अधिकारों और स्वतंत्रताओं का विशेष रूप से उल्लेख किया। यदि राजदूत गहन अपराध करें तो उसको दंडित किए जाने के उद्देश्य से स्वदेश वापस लौटा देना चाहिए, ठीक है। इस तरह ग्रोटियस का प्रभाव शीघ्र ही व्यापक रूप से पड़ा और पूरे यूरोप में पहुंच गया। उसकी पुस्तक डी ज्यूरे बेलेकेपेसिस की बहुत अधिक एडिशंस निकले और यह पुस्तक अनेक भाषाओं में अनुवादित की गई। उसकी पुस्तक यूरोप में अत्यधिक प्रचलित हुई क्योंकि उसने युद्ध के बारे में पर्याप्त विचार किया था। उसने युद्ध की वैधता को महत्व दिया था। यह सुझाव दिया था कि युद्ध में अत्यधिक निर्दयतापूर्ण कार्य शत्रुओं के साथ नहीं किया जाना चाहिए। भीषण अपराध की दशा में ही शत्रु को दंडित किया जाना चाहिए या उसकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। इन सब महत्वपूर्ण योगदानों के कारण ग्रोटियस अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक माना जाता है। लेकिन इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय विधि के लेखकों में दो ग्रुप हैं, ठीक है, दो ग्रुप है। एक ग्रुप कहता है कि नहीं ग्रोटियस को नहीं मानना चाहिए, लेकिन एक ग्रुप है वो कहता है कि नहीं, सो क्या कहते हैं ग्रोटियस को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक मानना चाहिए। देखते हैं क्रिटिसिज्म, क्योंकि हर चीज़ का जो है सो कोई ना कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला होता ही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दुनिया में है जिसका क्रिटिसिज्म नहीं होता है। प्रोफेसर ब्रैडली ने कहा कि ग्रोटियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ मात्र शिष्टावश कहा जाता है।
वह वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक नहीं था। इनका कहना है कि ग्रोटियस इस विषय में पहले लेखक नहीं है। लॉ ऑफ वार पर 1543 में बेली ने, 1582 में अयाला ने और 1598 में जेंटाइली ने बड़ी विद्वतापूर्ण रीति से लिखा है। 1532 में लगभग विक्टोरिया ने और 1532 में ही स्वेरीज ने अंतर्राष्ट्रीय समाज की समस्या को समग्र रूप से विधि शास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया। अतएव ब्रैडली ने कहा कि अयाला एंड जेंटाइलिस को अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक मानना चाहिए। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म था ग्रोटियस का। इन फेवर ऑफ ग्रोटियस, लेकिन इसके विरुद्ध ओपेनहाइम का विचार है कि ग्रोटियस ही वह प्रथम व्यक्ति था जिसने अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को जन्म दिया और उसे व्यवस्थित रूप दिया। अतएव उसे ही अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक कहा जाना चाहिए। अपनी पुस्तक डी ज्यूरे बेलिस एस्पेसिस में अंतर्राष्ट्रीय विधि के सभी विषयों का स्पष्टीकरण किया। युद्ध घोषित करने का अधिकार सिर्फ मोनार्क को होना चाहिए। यहाँ वह चर्च एवं पोप को इस अधिकार से वंचित करता है। ठीक है, चर्च और पोप को इससे वंचित करता है। जो युद्ध प्रिंस या मोनार्क के द्वारा घोषित नहीं किया गया हो वह इल्लीगल वार कहलाएगा। इस क्षेत्र में कानून को उसने बहुत स्पष्ट किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय विधि का विस्तृत ज्ञान हमारे सामने आया। ठीक है, क्योंकि पहले जो है सो यूरोप में जो है सो फाइटिंग चलता था और वहाँ पर जो कंसेप्ट था वो पोप का था और आपका शासक का था, यानी मोनार्क का था। ठीक है, तो उसने पोप जो है सो आपका धार्मिक गुरु होता है, चर्च ये करता है, तो ऑन डैट केस वो बोला कि पोप और चर्च जो है सो इनको क्या कहते हैं, युद्ध से अलग रखो। सो अगर मोनार्क बोल रहा है कि युद्ध है तो वो युद्ध है, अगर मोनार्क नहीं बोल रहा है, पोप बोल रहा है, तो पोप और चर्च बोलेगा तो उसके कहने से युद्ध नहीं होगा। ठीक है, मोनार्क अगर बोलेगा, राजा जो बोलेगा, शासक जो बोलेगा वो होगा। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ ग्रोटियस। ग्रोटियस का मूल्यांकन। ग्रोटियस को युद्ध से घृणा थी। इस घृणा का कारण मानवता की भावना की प्रबलता थी। उसकी पुस्तक ने इंटरनेशनल लॉ के ज्ञान के प्रसार में बड़ा ही योगदान दिया। सर्वप्रथम उसने ही यह कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस में सभी स्वतंत्र राष्ट्र एक समान हैं, अतएव सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। ओपन स्काई पर भी उसने स्पष्ट किया कि प्रत्येक देश को इस बात का अधिकार है कि उसके राज्य क्षेत्र में जितने भी शत्रु मिले उनको पकड़ ले और उनको तब तक बंदी रखा जाए जब तक युद्ध समाप्त न हो जाए। युद्ध के बाद शत्रु को बंदी बनाए रखना अनुचित है। ठीक है, बहुत कम शब्दों में समग्र करके मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आप लोगों के लिए नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो कृपया सपोर्ट करो चैनल को, आप लोगों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट, कंक्लूजन, निष्कर्ष देखते हैं। स्टार्क ने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पर ग्रोटियस ने अपनी अमिट छाप लगाई है। फंडामेंटल राइट्स और स्वतंत्रताओं की मान्यता, शांति का विचार, क्वालिफाइड न्यूट्रलिटी का सिद्धांत आदि ग्रोटियस की देन है। स्टार्क ने माना है कि ग्रोटियस की पुस्तक के प्रभाव से ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को व्यवस्थित रूप प्राप्त हुआ है। एक विद्वान ने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के वर्तमान क्षेत्र को देखते हुए ग्रोटियस का युद्ध एवं शांति भले ही अधूरा हो, किंतु इस विषय पर पहला विस्तृत और व्यवस्थित ग्रंथ यही था। ठीक है, ये कोटेशन जो है एग्जामिनेशंस में कोट कीजिएगा। और आपको कैसा ये वीडियो लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप किस कॉलेज से ये वीडियो देख रहे हो वो भी लिखिएगा। ठीक है, किस जगह से देख रहे हो ये वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। राजदेव गुप्ता।